अगर मैं आपसे कहूं कि सेंसेक्स अप्रैल 2024 तक 1 लाख पहुंच जाएगा तो क्या आप मेरी बात का विश्वास करोगे? अगर आपके मन में जरा सा भी डाउट है तो आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएगी और आप भी ये मानने लगोगे कि सेंसेक्स में वाकई में अप्रैल 2024 तक 1 लाख छूने की पोटेंशियल है। हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज मैं फिर से एक वाकई में अलग और हटके वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने, जो कि ऐसे वीडियोस आपको शायद ही कहीं और देखने मिलेंगे। और जो बात मैं आज करने वाला हूं वो मैंने आज तक किसी और को करते हुए नहीं देखी है। सेंसेक्स में वाकई में अप्रैल 2024 तक 1 लाख छूने का पोटेंशियल है और इसकी मैं टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों ही पर्सपेक्टिव से आपको रीजंस बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप डेफिनेटली अंत तक पूरा देखिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सको और इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसेक्स के फंडामेंटल्स के बारे में। किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के फंडामेंटल्स को अगर स्टडी करना और उससे प्राइस टारगेट निकालने हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो और उसका ईपीएस या अर्निंग्स पर शेयर। तो सेंसेक्स का भी एक ईपीएस होता है और उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी होता है। तो मार्च 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ उसमें सेंसेक्स का पीई था 28.1 और सेंसेक्स का ईपीएस उस वक्त था 1762 रुपये या 1762 रुपीज़। तो अगर आप इन दोनों चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे 28.1 मल्टीप्लाइड बाई 1762 देन यू विल गेट द सेंसेक्स वैल्यू ऑफ 49,509 जो कि उस वक्त की सेंसेक्स की वैल्यू थी। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इंडिया की जीडीपी अगले कुछ सालों तक 8 से 10% की रेंज से ग्रो कर सकती है। तो अगर इंडिया की जीडीपी एज अ होल अगर 8 से 10% से ग्रो करेगी तो सेंसेक्स की जो कंपनीज है जो कि इंडिया की सबसे बेहतर मैनेज्ड कंपनीज में से एक है, तो उनकी ग्रोथ रेट तो इंडिया की जीडीपी से भी ज़्यादा होने के चांसेस है या जनरली ऐसा ही देखा जाता है कि उससे ज़्यादा होती है। तो अगर हम मान के चले कि सेंसेक्स कंपनीज की ईपीएस ग्रो होगी 15% के करीब से और अगर सेंसेक्स का जो पी मल्टीपल है जो हाल ही में हमने देखा था कि 35-36 के पी मल्टीपल तक सेंसेक्स चला गया था, तो अगर सिमिलर मल्टीपल अगर मिलता है सेंसेक्स को तो सेंसेक्स की वैल्यू अगले 3 साल में क्या हो सकती है। तो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हो, ये बहुत सारे नंबर्स है लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि इन नंबर्स का मतलब क्या है। तो आप एक हाईलाइटेड नंबर देख पा रहे हो जो कि 35 और 15 वाली जो मैट्रिक्स है उसके बीच में आता है, इंटरसेक्शन पे आता है, दैट इज 93,792। तो ये और कुछ नहीं है, ये अगर 15% की ग्रोथ रेट से ईपीएस बढ़ता है अगले 3 साल तक और अगर 35 का पी मल्टीपल मिलता है तो सेंसेक्स इजीली 1 लाख के करीब आ सकता है, 93,792 के लेवल्स के आसपास आ सकता है। सो दिस इज फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव के सेंसेक्स का नंबर शायद अभी इस वक्त आपको 1 लाख बहुत अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए कि ये नंबर अचीव नहीं हो सकता। देयर इज़ वेरी मच लाइकलीहुड कि ये नंबर आगे आने वाले 2-3 सालों में ही अचीव हो जाए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये आगे आने वाले 2-3 साल यानी कि अप्रैल 2024 तक ही अचीव हो सकता है, तो इसके लिए हम देखते हैं चार्ट्स। तो अब ये आपके स्क्रीन के सामने है सेंसेक्स का लॉन्ग टर्म चार्ट 1990 से, जहाँ से डेटा अवेलेबल है वहाँ से मैंने ये चार्ट प्लॉट किया है। अब दिस इज अ मंथली चार्ट और यहाँ पे मंथली चार्ट पे आप कुछ लाइंस देख पा रहे होंगे। अब ये लाइंस क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टॉक मार्केट्स आर साइक्लिकल इन नेचर। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक साइकिल के हिसाब से ही चलती है। तो सबसे बेसिक चीज़ है कि दिन या रात, सीजन्स भी एक साइकिल का प्रकार है। समुद्र में जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स आती है वो भी एक साइकिल का प्रकार है। तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि साइकिल्स के ऊपर ही चलती है और ह्यूमंस जो कि इस नेचर की ही उपज है, हम भी इस साइकिल का ही एक रूप है, हम पर भी साइकिल्स उसी प्रकार से अफेक्ट करती है। तो जो ह्यूमंस जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर हम पर साइकिल्स का प्रभाव पड़ता है तो हम जो चीज़ ट्रेड कर रहे हैं, हमारा जो पर्सपेक्टिव है मार्केट्स को लेकर, उसमें भी एक साइकिल का मूवमेंट या साइकिल्स आती है। तो ह्यूमन इमोशंस में सबसे महत्व की जो भूमिका निभाते हैं वो है ग्रीड और फियर, और यही ग्रीड और फियर साइकिल्स हम मार्केट्स में भी देख सकते हैं। तो जब बुल मार्केट होता है तो ग्रीड साइकिल हावी होती है और जब बेयर मार्केट चल रहा होता है तो
फियर साइकिल हावी होती है। अब मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ कि ये साइकिल्स एग्जैक्टली कैसे काम कर रही है सेंसेक्स और इंडियन स्टॉक मार्केट्स में, और वो भी पिछले 30 से 40 साल से ये साइकिल्स एकदम परफेक्टली काम कर रही है। तो सबसे पहली चीज़ आती है ग्रीड साइकिल। तो हमारे पास 1990 से ही डेटा अवेलेबल है, लेकिन उसी डेटा में जो 2 साल का डेटा है, अगर उसी को भी हम कंसिडर करें तो उस 2 साल के पीरियड में सेंसेक्स में 469% की तेज़ी आई थी। इसके बाद सेंसेक्स एक फियर फेज में आ गया। अब जनरली ये होता है कि ग्रीड साइकिल में सेंसेक्स ऊपर जाता है और फियर फेज में सेंसेक्स या तो साइडवेज रहता है या थोड़ा बहुत करेक्ट भी हो सकता है। तो 1992 में जब हर्षद मेहता की तेज़ी थी, और हर्षद मेहता की तेज़ी के वक्त जब जो स्कैम बाहर आया, उस वक्त जो टॉप बना वो आगे आने वाले 8 साल तक वो टॉप को मार्केट निकाल नहीं पाया था, और उस जो 8 साल का जो पूरा फेज था उसमें मार्केट काफ़ी कंसोलिडेट हुआ था। तो ये एक फियर फेज था। एक ग्रीड फेज खत्म होने के बाद एक फियर फेज आता है, और फियर फेज में मार्केट जनरली कंसोलिडेट करता है या गिर भी सकता है। तो इस पर्टिकुलर फेज में मार्केट या सेंसेक्स ने सिर्फ 20% की मूव दी थी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बेसिस। तो अप्रैल 1992 से लेके अप्रैल 2000 तक अगर आप रिटर्न्स कंपेयर करोगे तो वो सिर्फ 20% रिटर्न्स थे, वो भी सेंसेक्स में। इसके बाद फिर से ग्रीड फेज शुरू हुई, जो कि अप्रैल 2000 से शुरू होके अप्रैल 2008 तक चली। तो यह इस पर्टिकुलर 8 साल के पीरियड में पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न सेंसेक्स का 271% था। तो आप देख सकते हो कि ये काफ़ी फिनोमिनल रिटर्न था कंपेयर टू दी प्रीवियस 8 ईयर पीरियड जहाँ पे सेंसेक्स फियर फेज में था। तो इस वाले ग्रीड फेज में सेंसेक्स ने 271% की रैली दी थी। अब अप्रैल 2008 में सेंसेक्स फिर से एक फियर फेज में दाखिल हो गया था, और यहाँ से अप्रैल 2016 तक सेंसेक्स ने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए। द रिटर्न्स वर ओनली 48%। अब 48% शायद अगर आपको बड़ा लगे, लेकिन मान लीजिए, ये ध्यान में रखिए कि ये 48% रिटर्न्स 8 साल में आए हैं। तो 8 साल में 48% इज नेक्स्ट टू नथिंग कम इन सेंसेक्स। अब ये जो फियर फेज खत्म हो गया, इसके बाद सेंसेक्स फिर से अप्रैल 2016 में एक ग्रीड फेज में दाखिल हो गया, और ये ग्रीड फेज चलेगा अप्रैल 2024 तक। तो अप्रैल 2024 तक सेंसेक्स विल बी इन अ प्रीटी गुड और स्ट्रक्चरल बुल मार्केट। तो इस बुल मार्केट में अब तक सेंसेक्स ने 130% के रिटर्न्स दे दिए हैं, और आगे 2 से 2.5 साल तक और सेंसेक्स ग्रीड फेज में रहेगा, तो ये रिटर्न्स और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सेंसेक्स में 1 लाख को छूने का पोटेंशियल है। अगर सेंसेक्स को 1 लाख लेवल्स छूना है तो वो आगे आने वाले 2 से 2.5 साल में ही छू लेगा, वरना उसके बाद अप्रैल 2024 के बाद सेंसेक्स फिर से एक फियर फेज में दाखिल हो जाएगा। और जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि इस फियर फेज में जनरली हम देखते हैं कि सेंसेक्स कंसोलिडेट करता है या थोड़ा बहुत गिर भी सकता है। तो अप्रैल 2024 इज द डेट टू कीप इन माइंड। अब ये तो हो गई साइकिल्स की बात। अब इन साइकिल्स को यूज करके आप कैसे मल्टी बैगर आइडियाज या बहुत सारे अच्छे पोटेंशियल वाले स्टॉक्स कैसे ढूंढ सकते हो, ये मैं आपको बताता हूं। तो हर एक फेज में अलग प्रकार के स्टॉक्स चलते हैं। ग्रीड फेज में जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स है, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान वाले जो स्टॉक्स है, वो ज़्यादातर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, और जो फियर फेज होता है वहाँ पे न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स क्या होते हैं, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स में आती है। और जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स है वो ब्रिक एंड मोटर कंपनीज भी कह सकते हो, जो कि रोटी कपड़ा मकान, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल्स, ये सारी चीज़ें बनाने वाली कंपनीज है, उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है। तो 1992 के ग्रीड फेज में ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स ने अच्छा मूव दिया था। तो हर्षद मेहता की तेज़ी में सीमेंट और टेक्सटाइल कंपनीज ने बहुत ही अच्छा रिटर्न्स कमा के दिया था निवेशकों को। इसके बाद जब 2000 का फियर फेज आया, तभी जो टेलीकॉम, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, TMT सेक्टर कहा करते थे, उन सेक्टर्स के स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दिया था। तो जैसे कि कंपनीज जैसे कि जी एंटरटेनमेंट, HFCL, ये सारी कंपनीज ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। केतन पारेख की उस वक्त तेजी थी, और उस वक्त K10 स्टॉक्स भी कहा करते थे, और K10 स्टॉक्स ज़्यादातर टेक्नोलॉजी स्पेस से हुआ करते थे।
इसके बाद फिर से ग्रीड फेज आया और ग्रीड फेज में ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन दिया। तो इस वक्त की तेज़ी में इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, रियल्टी, ये सारे स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन दिया था। तो कंपनीज जैसे कि DLF, सुज़लॉन, आर पावर, ये सारी कंपनीज बहुत ही अच्छा मूव कर रही थी 2008 के ग्रीड फेज में। फिर आया 2016 का फियर फेज और इस फेज में न्यू एज स्टॉक्स या न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू किया। तो इस फेज में कंजम्पशन स्टॉक्स, प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स, ये जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स थे, उन सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू किया। और अप्रैल 2016 में ये फेयर फेज ख़त्म हो गया और अप्रैल 2016 से लेकर के आगे अप्रैल 2024 तक ग्रीड फेज रहेगा और इस ग्रीड फेज में फिर से ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन देंगे। तो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल्स, पावर, ये सारी कंपनीज ने अच्छा रिटर्न्स दिया है और आगे भी कुछ सालों तक दे सकते हैं। अब ये जो साइकिल्स की स्टडीज़ है ये मैं काफ़ी वर्षों से करते आ रहा हूँ और अपने ट्विटर हैंडल पे भी मैंने ये काफ़ी बार पब्लिश किया। सबसे पहले मैंने अपनी ये स्टडी किसी पब्लिक फोरम पे 2018 में रखी थी और 2018 से मैं ये साइकिल्स पे रिसर्च करते आ रहा हूँ और इसके बारे में लोगों को बताता भी आ रहा हूँ और इससे लोगों ने काफ़ी बेनिफिट भी लिया है और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसका बेनिफिट लें। तो अब मैं आपको कुछ स्टॉक्स के चार्ट्स बताऊँगा जहाँ पे ये 8 साल की साइकिल्स बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। तो ऐसा पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बदलते वक्त के साथ बदलती जा रही है और जैसे कि हमने पहले देखा था 1992 में जब धीरूभाई अंबानी का वक्त था, तब रिलायंस एक टेक्सटाइल कंपनी ज़्यादातर हुआ करती थी, टेक्सटाइल ओरिएंटेड कंपनी थी। फिर 2008 में जब फिर से ग्रीड फेज आया तो उस वक्त रिलायंस में ऑयल एंड गैस और केमिकल्स या पॉलीमर, इनसे रिलेटेड एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन था। इन पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया। फिर जब फियर फेज आया 2016 का तो रिलायंस ने टेलीकम्युनिकेशन या एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बिजनेस में कदम रखा और वहाँ पे पैर जमाए और 2024 में अब रिलायंस आगे जो ग्रीन इकोनॉमी या ग्रीन पावर की बातें हो रही है उसमें इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रहा है और उस ओर जा रहा है। तो जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे रिलायंस भी अपनी चाल बदलता गया और आप स्क्रीन पे देख सकते हो रिलायंस का जो परसेंटेज गेन्स है वो भी इस साइकिल के हिसाब से बहुत ही वंडरफुली काम कर रहा है। तो अप्रैल 1992 का जो पीक था उस वक्त सिर्फ पिछले 2 से 2.5 साल में रिलायंस ने तकरीबन 500% के रिटर्न्स दिए थे। फिर आगे आने वाले फियर फेज में रिलायंस ने सिर्फ 93% रिटर्न्स दिए। फिर जो ग्रीड फेज आया 2008 का उसमें रिलायंस ने 880% रिटर्न्स दिए। फिर जो अगला फियर फेज आया 2016 वाला उसमें रिलायंस ने -25% रिटर्न्स दिए 8 साल तक, जो कि शायद ही ऐसा इंडियन कैपिटल मार्केट हिस्ट्री में हुआ हो कि रिलायंस ने 8 साल तक अंडर परफॉर्म किया। और जैसे ही अप्रैल 2016 का फियर फेज खत्म हुआ वहाँ से आप देख सकते हो कि रिलायंस में जो तेज़ी आई है और अब तक रिलायंस ऑलमोस्ट 400% के गेन्स तो हासिल कर चुका है और आगे 2024 तक का समय है, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा पोटेंशियल हो सकता है। अब मेरा उद्देश्य ये वीडियो बनाने का यही है कि आप ये टाइम साइकिल्स को समझे, ये ग्रीड और फियर साइकिल्स को समझे और इसको अपने रिसर्च में इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को और भी ज़्यादा बेहतर बनाए। मेरा ये कतई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको स्टॉक्स रिकमेंड करूँ, दिस इज़ प्योरली फ्रॉम एन एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। ठीक इसी तरह टाटा केमिकल्स भी 8 साल की साइकिल्स में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया हुआ है। 92 का जो ग्रीड फेज था उसमें 336% रिटर्न्स दिए। जो फियर फेज आया अगला उसमें -73% रिटर्न्स दिए टाटा केमिकल्स ने। अगला जो ग्रीड फेज आया 2008 का उसमें 726% रिटर्न्स दिए। फिर आगे जो 2016 का फियर फेज था उसमें सिर्फ 14% के रिटर्न्स दिए टाटा केमिकल्स ने और अब तक टाटा केमिकल्स ने 354% के रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुका है इन्वेस्टर्स को ग्रीड फेज में एंट्री लेने के बाद में। तो आप देख सकते हो कि कितनी ब्यूटीफुल तरीके से टाटा केमिकल्स ये 8 साल की साइकिल में अपना प्रदर्शन दिखा रहा है। ठीक इसी तरह टाटा स्टील भी एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है, ये साइकिल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करता आ रहा है। तो 1992 में टाटा स्टील ने 500% की तेज़ी दिखाई। फिर 2000 के फियर फेज में -77% का रिटर्न्स दिया
फिर जो 2008 की फिर से जो ग्रीड फेज आया उस तेज़ी में टाटा स्टील ने 1200% का रिटर्न्स दिया अपने निवेशकों को। 2016 के फियर फेज में -57% का रिटर्न दिया और अब तक इस ग्रीड फेज में 275% तक स्टॉक चल चुका है। तो अगेन दिस इज yet another example of a stock which is working wonderfully well as per the 8-year greed and fear cycles. इसके बाद बात करते हैं सेंचुरी टेक्सटाइल्स की। सेंचुरी टेक्सटाइल्स जब 1992 में टेक्सटाइल्स का ज़माना था तब बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया, 440% का रिटर्न्स दिया। उसके बाद जैसे ही फियर फेज में एंट्री ली सेंचुरी टेक्सटाइल ने तब 90% तक स्टॉक गिर गया था। इसके बाद 2000 की जो तेज़ी चालू हुई, ग्रीड फेज चालू हुआ, उसमें सेंचुरी टेक्सटाइल ने 2054% के रिटर्न्स दिए और आगे जो फेयर फेज आया उसमें -27% रिटर्न्स दिए। तो आप देख सकते हो कि ये 8 साल की साइकिल्स अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े स्टॉक में, ये जितनी भी कंपनीज जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ वो सेंसेक्स कंपनीज है, किसी वक्त सेंसेक्स का हिस्सा रह चुकी है या फिलहाल भी अभी भी सेंसेक्स का हिस्सा है। तो ये बहुत ही अच्छी खासी नामचीन बड़ी कंपनीज है जिसमें 8 ईयर साइकिल्स बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही है। और द मोस्ट रीसेंट साइकिल जो 2024 की ग्रीड साइकिल है उसमें लगभग सेंचुरी टेक्सटाइल ने 200% के रिटर्न दे दिए है ऑलरेडी। और खास बात ये ध्यान में रखिएगा कि हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न कंसिडर कर रहे हैं, हम बीच में जो भी हो रहा है वो स्टॉक में कंसिडर नहीं कर रहे। वी आर कंसिडरिंग द रिटर्न्स फ्रॉम 8 ईयर पर्सपेक्टिव। तो मान लीजिए कि अगर हम अप्रैल 2016 वाले जो फेयर फेज का रिटर्न्स अगर कंपेयर कर रहे हैं तो वी विल टेक द प्राइस ऑफ अप्रैल 2008 एंड देन कंपेयर इट विद द क्लोजिंग प्राइस ऑफ अप्रैल 2016। तो ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न मैंने यहाँ पे प्लॉट किए। आगे बढ़ते एक और स्टॉक लेते हैं ग्रासिम इंडस्ट्रीज का। ग्रासिम इंडस्ट्रीज में 1992 का जो ग्रीड फेज था उसमें 409% बढ़ा था स्टॉक। इसके बाद जो फेयर फेज आया उसमें -36% का फॉल आया, 36% गिर गया था स्टॉक। फिर जो वापस ग्रीड फेज आया उसमें 567% बढ़ा था स्टॉक और 2016 के फेयर फेज में भी एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिया, 115% बढ़ा था और फाइनली 2024 में अब तक स्टॉक ने 124% के गेन्स दिए अपने निवेशकों को। तो अब यहाँ पे फेयर फेज जो 2016 का था उसमें भी स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो काफ़ी बार मुझे लोग कहते हैं कि फेयर फेज में होने के बाद भी स्टॉक ने इतना अच्छा रिटर्न दिया या पॉजिटिव रिटर्न्स दिया। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगर एक स्टॉक फेयर फेज में है तो उसे नेगेटिव रिटर्न देना चाहिए। जस्ट ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस जो ग्रीड फेज में परफॉर्मेंस होती है उसकी कंपैरिजन में फेयर फेज में जनरली स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इस केस में भी जो अगला ग्रीड फेज था उसमें 567% रिटर्न्स थे, लेकिन ये वाले फेयर फेज में सिर्फ 115% के गेन्स दिए हैं। तो इट इज स्टिल अ स्मॉल नंबर कंपेयर टू व्हाट इट डिड इन द प्रीवियस ग्रीड फेज। अब बात करते हैं लार्सन एंड टूब्रो की, जो कि कैपिटल गुड्स मेजर है। ये रोटी कपड़ा मकान, जो मकान वाला पर्सपेक्टिव है तो मकान में बहुत सारी चीज़ें आती है, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स, पावर सेक्टर। तो ये बहुत सारी चीज़ें L&T करता आ रहा है। तो L&T इज ऑल्सो वन वेरी गुड एग्जाम्पल फ्रॉम दी ओल्ड इकोनॉमी स्पेस। तो 1992 में लगभग 300% बढ़ा था जो ग्रीड फेज थी उसमें। फिर जो फेयर फेज आया उसमें -15% का रिटर्न दिया 8 साल के पीरियड में। फिर जो 2008 का ग्रीड फेज आया उसमें 2473% तक स्टॉक बढ़ा था और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स इन probably any of the Sensex stocks that we have seen during that phase. इसके बाद 2016 का फेयर फेज आया और उसमें L&T जैसे स्टॉक ने सिर्फ 25% रिटर्न्स दिए। तो जो प्रीवियस 8 साल में जो रिटर्न दिया उसकी कंपैरिजन में ये वाले फेयर फेज में तो L&T ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। ऐसा रिटर्न तो शायद कुछ मायने ही नहीं रखता है। और अब जो ग्रीड फेज शुरू हुआ है उसमें L&T ने अब तक 103% रिटर्न्स दिए हैं। तो ये ग्रीड फेज आगे अप्रैल 2024 तक चलेगा और उसमें इस तरीके के स्टॉक्स जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स है उनका परफॉर्मेंस बेहतर होने की आशंका है। मैं आपको ये फिर से बता देना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल, दिस इज़ जस्ट अ एजुकेशनल वीडियो
विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड मार्केट्स इन अ वेरी बेटर वे। इसके बाद टाटा पावर का नंबर आता है। टाटा पावर भी 1992 के ग्रीड फेज में 737% बढ़ा था, फिर 2000 के फियर फेज में -66% का फॉल आया, 66% तक गिर गया। फिर जो ग्रीड फेज आया फिर से उसमें 2881% की रैली आई टाटा पावर के स्टॉक में। 2016 वाला जो फियर फेज आया उसमें स्टॉक लगभग 50% गिर गया और अब तक अप्रैल 2024 की जो ग्रीड फेज में एंट्री हुई है तो अब तक स्टॉक ने 90% के रिटर्न्स दिए हैं। सिमिलरली सीमेंस का भी स्टॉक है। सीमेंस के स्टॉक में भी आप देख सकते हो कि सिमिलर परफॉर्मेंस दिए। ग्रीड फेज में अप्रैल 92 के ग्रीड फेज में 458%, 2008 के ग्रीड फेज में 1738% और फिलहाल का जो ग्रीड फेज चल रहा है उसमें 87% के रिटर्न्स सीमेंस ने दिए हैं। इसके बाद इंडियन होटल्स का स्टॉक है। इंडियन होटल्स में 1992 के ग्रीड फेज में 391% के गेन्स थे। 2008 के ग्रीड फेज में 490% तक रैली आई थी और फिलहाल का जो ग्रीड फेज है उसमें 69% की अब तक रैली आ चुकी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एसीसी। एसीसी हर्षद मेहता की टाइम का बहुत ही फेवरेट स्टॉक हुआ करता था हर्षद मेहता का। उस वक्त एसीसी ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था 2115%। तो केवल 2 साल में 1990 से 1992 तक सिर्फ 2 साल में 2000% की रैली आ गई थी। फिर जो फियर फेज आया उसमें 50% तक स्टॉक गिर गया था और अगले ग्रीड फेज में स्टॉक 446% तक बढ़ा था। फिर 2016 के फियर फेज में 90% तक ही बढ़ पाया था स्टॉक एंड अभी का जो ग्रीड फेज चल रहा है उसमें स्टॉक ने 61% की रैली दी है। तो आप देख सकते हो कि इन सारे स्टॉक्स में जो ग्रीड एंड फियर फेज है उसके हिसाब से ये स्टॉक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और अभी का जो ये ग्रीड फेज है उसमें ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स फिर से अच्छा परफॉर्म करने की एक्सपेक्टेशन रखते हो और आप देख भी सकते हो कि जो ओल्ड इकोनॉमी वाले स्टॉक्स है वो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और आगे 2 से 2.5 साल का समय और है जहाँ पे इस ग्रुप से स्टॉक्स और भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक निवेशक हो या ट्रेडर हो, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आगे आने वाले 2 से 2.5 साल तक बाजार एक ग्रीड फेज में रहेगा और ग्रीड फेज में जनरली ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स, रोटी कपड़ा मकान वाले जो स्टॉक्स है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। तो आपको इन स्टॉक्स पे नज़र गड़ाए रखनी है और जैसे ही इनमें मौका मिले आप उनमें एंट्री ले सकते हो। मैं आपको फिर से ये बात बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल एनी पर्टिकुलर स्टॉक और इंडेक्स। दिस इज़ जस्ट आई एम शोइंग अ वे टू एनालाइज द मार्केट। आप मार्केट्स को इस नज़रिए से जनरली लोग देखते नहीं है। लोग हमेशा भाव भगवान से मानते हैं, लेकिन भाव के अलावा जो दूसरी चीज़ चार्ट पे होती है वो है टाइम स्केल। तो टाइम स्केल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक चीज़ का एक टाइम आता है। भगवान का भी टाइम आता है और वैसे ही स्टॉक्स और इंडेक्स का भी टाइम आता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम में वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है। तो इसीलिए आपको टाइम साइकिल्स पे फोकस करना है। हमने एक राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट में आशीष कयाल जी के साथ एक वीडियो किया था जिसमें हमने टाइम साइकिल्स पे भी बात की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, दोनों एपिसोड देखिएगा और आपको टाइम साइकिल्स को स्टडी करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको और भी ज़्यादा गाइडेंस मिलेगा। तो हम अब अपने वीडियो के अंत में आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ताकि वो भी इस बात को मानने लगे कि सेंसेक्स में वाकई में अप्रैल 2024 तक 1 लाख तक पहुंचने की कैपेसिटी है और कौन से स्टॉक्स आपको बेनिफिट देंगे, कौन से स्टॉक्स आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा देंगे, वो भी इस वीडियो से उनको पता चलेगा। तो डेफिनेटली आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सको। तो चलिए अब हम देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहली बात सीखी हमने कि मार्केट्स आर साइक्लिकल इन नेचर। जैसे नेचर में बहुत ही अलग अलग प्रकार की साइकिल्स होती है वैसे ही मार्केट भी एक साइक्लिकल फैशन में बढ़ता है या गिरता है। तो अगर आपने ये साइकिल्स आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा एज मिलेगी, आप मार्केट को अच्छी तरीके से पकड़ पाओगे। मार्केट्स में 2 मेन प्रकार की फोर्सेस काम करती है, एक होती है ग्रीड फेज और दूसरी होती है फियर फेज। तो ग्रीड फेज में जनरली स्टॉक्स और इंडेक्सेस ऊपर चलते हैं और फियर फेज में स्टॉक्स और इंडेक्सेस साइडवेज रहते हैं या कंसोलिडेट करते हैं।
इसके बाद हमने देखा कि सेंसेक्स अप्रैल 2016 में ग्रीड फेज में एंट्री ले चुका है और ये अप्रैल 2024 तक ये ग्रीड फेज में रहेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि ग्रीड फेज में सेंसेक्स जनरली ऊपर की तरफ जाता है, स्टॉक्स भी ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है एंड यू मस्ट बाय ऑन ऑल डिप्स। तो आपको अगर ये साइकिल्स के बारे में पता होता तो शायद आपने जो कोरोना वाला फॉल आया था उस वक्त शायद आपने वो डिप का बेनिफिट लिया होता और आपने वो डिप में एंट्री भी ले ली होती। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कोई बात नहीं, आगे भी और अपॉर्चुनिटीज आएगी, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब ग्रीड फेज में जब भी मार्केट्स होता है तभी ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स आर नथिंग बट ब्रिक एंड मोटार कंपनीज, जो कि रोटी कपड़ा मकान से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाती है। तो ऐसी कंपनीज बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देती है। तो कंपनीज जैसे कि मेटल्स, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी कंपनीज आपको अच्छा रिटर्न्स ग्रीड फेज में कमा के देगी। तो आपको इन कंपनीज पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड दैट्स नॉट ऑल। अगर आपको ये मेरा ग्रीड और फियर साइकिल वाला वीडियो पसंद आया है और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं दूसरे सेक्टर्स और स्टॉक्स में ग्रीड एंड फियर साइकिल्स कैसे काम करती है, अगर आपको ये देखना है तो आपके लिए मैं और वीडियोस लेके आऊँगा। लेकिन मुझे इसके लिए आपसे लाइक्स चाहिए। मेरे इस वीडियो पे लाइक कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए और आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आपका फीडबैक। आपको ग्रीड और फियर साइकिल्स कैसी लगी, आप और कौन से सेक्टर्स में ग्रीड और फियर साइकिल्स देखना चाहते हो, ये नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं डेफिनेटली आगे और वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर, लेकिन मुझे आपसे कमेंट्स चाहिए। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।